हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन के बारे में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको यह संगठन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके बारे में क्यों पढ़ना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये ज़रूरी ही है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में, उनके सिलेबस में एक तरह से इसे सब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया गया है। ठीक है। और जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एक तरह से स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी सिलेबस में ऐड है। लेकिन उन लोगों को भी पढ़ना है जो लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल या कोई भी भारत की जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह खास है। उसका रीज़न यह है दरअसल कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनर ज़रूर पूछता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको इनके बारे में नहीं पता चल पाता है। क्यों नहीं पता चल पाता है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, और वो खोजने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनके पास सीमित संसाधन होने की वजह से उनको ऐसे संगठन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उनका एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन यूपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस के तौर पे तो रहता है, लेकिन वे लोग हल्के में इसको ले लेते हैं और इसको नहीं पढ़ते हैं। जबकि वो जानते हैं नहीं हैं कि प्रीलिम्स में एक या दो क्वेश्चन इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आ जाता है, या रिपोर्ट के माध्यम से आ जाता है, यानी कि या प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर, आयुष आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। और उससे पहले कि आप देख रहे हैं कि बगल में आपका दोस्त, यानी कि हमारा दोस्त आप लोगों से कह रहा है कि जो लोग भी इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वे लोग सब्सक्राइब करें, और जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोगों तक शेयर करें, ताकि वे लोग भी सब्सक्राइब करें। आइए अब शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा कि ग्रो एजुकेशन के नेम से हमारी एक तरह से टैगलाइन चल रही है। इस टैगलाइन के बारे में किसी दिन चर्चा करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना ही जानिए। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। आज का जो हमारा लेक्चर है, मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बता दिया था, यूएन के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन का गठन किया गया था, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे और किसी प्रकार का युद्ध ना हो, इसलिए इस संगठन का गठन किया गया था। ठीक। दूसरी चीज़ें, मैं आपको कुछ एक अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगा, या मैं आपसे भी कहूँ कि आपको एक नई चीज़ें जानकर पता होगा कि इससे पहले भी, यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक संगठन था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के नाम से एक संगठन था, जिसका गठन किया गया था 1920 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और जिसका उद्देश्य था विश्व शांति बनाए रखना। इसका उद्देश्य था किसका? लीग ऑफ नेशन को। तो लीग ऑफ नेशन को प्रतिस्थापित करके यूएन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन को स्थापित कर दिया गया था, यानी कि गठन कर दिया गया था। क्लियर? अब हम यूनाइटेड नेशन के बारे में और जानेंगे। जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र में, यानी यूनाइटेड नेशन में 51 सदस्यीय राष्ट्र थे। कितने सदस्य राष्ट्र थे?
51 सदस्यीय राष्ट्र थे, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? अभी वर्तमान में कितने हैं? 193 सदस्य राष्ट्र हैं। 193 राष्ट्र के सदस्य हैं। क्लियर? कितने सदस्य हैं? 193। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा आपको क्या क्या याद रखना है। इसके बाद, इसके पहले एक बार और बता देता हूँ मुख्यालय के बारे में। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब आपको इसको याद कैसे करना है? अब आपको इसको याद कैसे रखना है? आपको सिर्फ 3 से 4 बातें याद रखनी है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है? आपको क्या याद रखना है? संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। और दूसरी चीजें हैं, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित किया गया था। और जब यह गठन किया गया था पहले, तो इसमें कुल कितने सदस्य राष्ट्र थे? 51 सदस्य राष्ट्र थे। और वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193, जिसका मुख्यालय, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके पहले, संयुक्त राष्ट्र के पहले कोई एक संगठन और भी था जिसका नेम क्या था? लीग ऑफ नेशन, और जिसको गठित किया गया था 1920 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बस इतना ही याद रखना है अभी आपको, बस। अब इसके आगे की कहानी जब आप जानेंगे तो आपको उतना याद रखना होगा। ठीक है? और इसको भी, और उसके साथ, इसके साथ साथ उसको भी याद रखना होगा। ठीक, आइए अब इसके बाद की चर्चा करते हैं। इसके बाद में आखिर इस संयुक्त राष्ट्र, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, इसका गठन करने का क्या उद्देश्य था दोस्तों? इसका उद्देश्य था, या उसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यह क्या काम करता है? अंतरराष्ट्रीय, यानी कि दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच क्या करता है? शांति व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य? जैसे आप मान लो, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। मान लो ये भारत है और भारत के बगल चीन है, या कोई भी देश ले सकते हैं। इन दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का एक तरह से युद्ध ना हो, ऐसे युद्ध को रोकने का काम कौन करता है? यह कौन काम? यूनाइटेड नेशन करता है। यूनाइटेड नेशन क्या करता है? दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था को बनाए रखता है, और यानी कि यह मध्यस्थता का काम करता है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि देशों के बीच, या क्या करता है? देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और समन्वय को भी बढ़ावा देता है। कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरा ये है। तीसरा इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा और सशस्त्र संघर्ष आदि में मानवतावादी सहायता प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो आप लोगों को मुख्य बातें याद रखनी है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह पॉइंट बहुत अच्छा है मेंस में रिटर्न करने के लिए, कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नेक्स्ट मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, जिसमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरण की सुरक्षा के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? अब शायद आपको यह उद्देश्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक कितनी भाषा हैं? आधिकारिक रूप में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक कुल 6 भाषाएं हैं। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की कुल कितनी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, जिसमें अरबी की बात, पहली भाषा कौन सी है? अरबी है। और दूसरी भाषा कौन सी है? चीनी है। और तीसरी भाषा आपकी कौन सी है? अंग्रेजी है। और नेक्स्ट भाषा आपकी कौन सी है? फ्रेंच है। और नेक्स्ट भाषा है, उसकी अगली भाषा है रूसी। और फिर छठी भाषा कौन सी है आपकी? स्पेनिश। क्लियर? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। क्लियर? अब आइए जानते हैं इसके आगे की कहानी, इसके आगे क्या कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में यदि आगे की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की संरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के पास कुल कितने
प्रमुख अंग हैं। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं, प्रमुख 6 अंग हैं, लेकिन अब इसके अभी छठा एक और अंग और जुड़ गया है। इसके पहले कितने अंग थे? इसके पहले अंग थे यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग थे। अब मैं बताऊंगा आपको कि 5 कौन कौन से अंग हैं, आपके सामने हैं। पहला अंग है आपका यानी कि संयुक्त राष्ट्र का महासभा, जिसे क्या बोला जाता है? जनरल असेंबली। और नेक्स्ट अंग है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, जिसे बोला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। और नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और नेक्स्ट अंग है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, जिसे बोला जाता है सेक्रेटेरिएट। और नेक्स्ट अंग है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो छठा अंग हालिया समय में गठित जुड़ा हुआ है, उसका नेम है न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल। सॉरी दोस्तों, एक ए वाला पहले था, अब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, यह एक छठा अंग पहले था, ठीक है, पहले यह था, लेकिन अब कितने हैं? अब प्रमुख जितने अंग हैं वो 6 हैं। प्रमुख कितने अंग आपको याद रखना है? वो 6। पहले एक और था छठा अंग, उसका नेम था न्यास परिषद, ठीक है। सॉरी दोस्तों, समटाइम्स इट्स हैपन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि प्रमुख इसके अंग के पहला अंग है महासभा, जिसे बोला जाता है जनरल असेंबली के बारे में हम बात करेंगे। तो जनरल असेंबली क्या है? जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख विचारशील निकाय है। संयुक्त राष्ट्र का महासभा क्या है? एक प्रमुख विचारशील निकाय है, जिसमें 193 देशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जिसमें क्या है? 193 देशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और इसमें जो इसमें 193वां सदस्य यानी कि नवीनतम सदस्य जुड़ा है, उस देश का नेम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है अभी हालिया समय में यह जुड़ा हुआ यानी कि एक नए सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट बातें हैं कि महासभा क्या काम करती है? महासभा समानता के नियम पर काम करती है। और इस महासभा में जो सभी देश हैं 193 जो सदस्य देश हैं, इनके पास एक एक वोट का अधिकार है। और इसमें नेक्स्ट बातें ध्यान रखने वाली बात है कि प्रमुख निर्णय जो भी लिया जाता है आम सहमति के आधार पर लिया जाता है। जो भी निर्णय लिया जाता है किस आधार पर लिया जाता है? ये जो 193 सदस्य राष्ट्र हैं, इनकी सहमति से लिया जाता है। कोई भी निर्णय इसमें लिया जाता है तो क्लियर। और नेक्स्ट बातें हैं कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने आपको सारे अंग के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा आपको ग्राफ के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहला अंग क्या है? महासभा, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। महासभा के आगे की हम भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी महासभा संयुक्त राष्ट्र के जो मैंने आपको बताया था, उसमें एक तरह से ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। तो दूसरा अंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा है यानी कि सचिवालय। और नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिषद। और लास्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि कोई देश कैसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको नवीनतम राष्ट्र के बारे में बताया, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर बताता है कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कौन बन सकता है। इसमें एक चार्टर होता है, वह चार्टर बताता है कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कौन देश बन सकता है। और इसके अनुसार वे सभी देश सदस्य बन सकते हैं जो शांति प्रिय,
घोषणा पत्र में लिखे गए कर्तव्यों का पालन करते हैं या पालन करने में सक्षम हैं, वे क्या बन सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा निर्णय लिया जाता है। सबसे पहले देखो, मैं आपसे बताना चाहूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए कि संयुक्त राष्ट्र में कौन सदस्य राष्ट्र बन सकता है, कौन राष्ट्र सदस्य बन सकता है। कौन बताता है? यहाँ संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बताता है कि कौन बन सकता है। तो वे देश बन सकते हैं जो शांति प्रिय हैं। जो कौन है? शांति प्रिय हैं। और घोषणा पत्र में, जो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र है, उसमें लिखे हुए कर्तव्यों को पालन करने में सक्षम है या सक्षम हो जाएगा या सक्षम है। सबसे पहली बात है सक्षम है, इस बात को ध्यान रखना है। तो वे देश क्या बन सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा? वो करेगा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे बोला जाता है सुरक्षा परिषद। या क्या करेगी? सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी। और मैंने आपको अभी जनरल असेंबली के बारे में बताया था ना कि आम सहमति से ही कोई देश कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो आम सहमति से जो 193 देश प्रतिनिधित्व करते हैं, 193 देशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जिनके पास एक एक वोट्स का राइट है, तभी वह देश सदस्य बन सकता है, वह देश सदस्य बन सकता है संयुक्त राष्ट्र का। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन बन सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सुरक्षा परिषद क्या करती है? सिफारिश करती है। और जनरल असेंबली यानी कि महासभा क्या करती है? निर्णय लेती है। और केवल वही राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं जो संप्रभु हैं, जो अपना निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। वही देश इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। और दूसरी चीजें हैं, वर्तमान में जितने भी, नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने हुए हैं वो पूरी तरीके से संपूर्ण संप्रभु हैं। लेकिन कुछ मूल ऐसे भी देश हैं जिन्हें पहले क्या था कि वे संप्रभु नहीं थे, जैसे कि बेलारूस। और भारत भी अपना देश कैसा था? ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन काम कर रहा था। इसलिए भारत पहले संप्रभु देश नहीं था। लेकिन 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 से भारत क्या बन गया? एक तरह से संप्रभु देश बन गया। लेकिन इससे पहले नहीं था। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था? संप्रभु राष्ट्र नहीं था। और जो आपके सामने चार और देश दिखाई दे रहे हैं, ये लोग भी पहले क्या थे कि पहले संप्रभु नहीं थे। बेलारूस और भारत, फिलीपींस और यूक्रेन। अब आइए जानते हैं इसके आगे की बातें। इसके आगे की यदि हम बात करें कि वे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। ये सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए है, ठीक है। जो लोग एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसी बातें ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों को इस बात को ध्यान रखना है बस, कि वे स्वतंत्र देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, वे कौन से हैं? पहला देश कौन सा है? ताइवान। दूसरा कौन सा है? कोसोवो। और तीसरा कौन सा है? वेटिकन सिटी। और चौथा आपका कौन है? फिलिस्तीन। अब आइए जानते हैं कि ताइवान आखिर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य क्यों नहीं है। ताइवान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य पहले था, लेकिन अब इसने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। उसका कारण है ताइवान कहता है कि चीन जो है, चीन ये असली खुद मानता है। ताइवान कहता है मैं स्वयं चीन हूँ, यानी कि चीन जो, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से थोड़े में समझ में आ जाए। ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्यता तब छोड़ दी जब चीन ने इसकी स्थान ले लिया। जब चीन आ गया, चीन इस देश का सदस्य राष्ट्र बन गया,
इस सदस्य राष्ट्र में सदस्यता ले ली, तब इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ दी। एक कहता है कि जो चीन है ये असली चीन नहीं है, बल्कि यह कैसा चीन है, यह नकली चीन है। असली चीन ताइवान अपने आप को खुद बताता है, इसलिए यह बताते हुए इसने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यता त्याग दी। ठीक, नेक्स्ट है कोसोवो। अब कोसोवो की क्या कहानी है? कोसोवो ने सर्बिया से खुद को आज़ाद कराया। सर्बिया से खुद को आज़ाद कराया। इसे स्वतंत्र देश के रूप में कुछ देश द्वारा मान्यता प्राप्त है। बस देखो, संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है? संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि आप हमारी सदस्यता तभी ले सकते हैं जब पूरी तरीके से आपको प्रभुत्व प्राप्त है, यानी कि आप पूरी तरीके से अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं, तभी आप हमारी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तभी हमारी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए कोसोवो जो देश है, कोसोवो को सिर्फ कुछ ही देशों द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है बस स्वतंत्रता की, और सभी देशों द्वारा भी इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। और नेक्स्ट देश है आपके सामने वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी क्यों नहीं है? वेटिकन सिटी मतदान को छोड़कर सदस्यता के सभी अधिकारों के साथ संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यवेक्षक देश है। संयुक्त राष्ट्र में वेटिकन सिटी को सिर्फ और सिर्फ पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है। यह क्या कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र के सभा में बैठ सकता है, ठीक है, चर्चाएं सुन सकता है, ठीक है, अपनी राय भी प्रकट कर सकता है, लेकिन वोट का राइट्स इसको नहीं है, यानी कि यह क्या कर सकता है? वोट नहीं दे सकता है। और नेक्स्ट है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन 2012 में फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी तक पूर्ण सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के रूप में शामिल नहीं किया गया। तो फिलिस्तीन की कहानी 2012 में इसे गैर सदस्य यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको संपूर्ण रूप से सदस्यता नहीं मिली है, इसलिए यह देश भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि संयुक्त राष्ट्र के वे देश सदस्य नहीं हैं। वे कौन कौन से देश हैं? ताइवान क्या बताता है अपने आप को? ताइवान क्या कहता है कि मैं स्वयं असली चीन हूँ। जो चीन दूसरा है संयुक्त राष्ट्र में जिसने सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसे वीटो पावर प्राप्त है, वह असली नहीं है, ताइवान ये कहता है। और कोसोवो क्यों नहीं है? कोसोवो इसलिए नहीं है कि अभी इसे सभी सदस्य देशों द्वारा इसे स्वतंत्रता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। और वेटिकन सिटी क्यों नहीं है? वेटिकन सिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या है? पर्यवेक्षक देश के रूप में इसे सदस्यता मिली है। और फिलिस्तीन क्यों नहीं है? फिलिस्तीन भी एक पर्यवेक्षक के रूप में इसे दर्जा प्राप्त है। इस देश को भी संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा प्राप्त है। और नेक्स्ट बातें हम जानेंगे कि कुछ देश, अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं कि कुछ देश क्या हैं? कुछ देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं क्योंकि इन्हें संयुक्त राष्ट्र संप्रभु नहीं मानता है। कुछ देशों को क्या है कि संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? संप्रभु नहीं मानता है, इसलिए वे देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। और दूसरी चीजें हैं कि ऐसे देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन केवल महासभा में सिर्फ और सिर्फ केवल पर्यवेक्षक का दर्जा मिल सकता है। बस क्या मिल सकता है? पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें स्थान मिल सकता है, बस जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संप्रभु नहीं मानता है। और उन्हें अधिवेशन में बोलने का अधिकार है। मैंने आपसे बताया था ना कि संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में जिन देशों को पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा मिला है, उन्हें बोलने यानी कि अधिवेशन, पहले मैं बताना चाहूँगा, अधिवेशन यानी बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है जिन देशों को पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र में।
क्लियर। नेक्स्ट बातें हैं यानी कि जनरल असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं। अब महासभा जो है, जो महासभा है, महासभा के कार्य क्या है दोस्तों। महासभा के कार्य के बारे में हम देख लेते हैं कि महासभा के आखिर कार्य क्या है। यह क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न विभिन्न संगठनों और एजेंसियों की गतिविधियों पर क्या करता है, विचार करता है। क्या करता है, विचार करता है। और साथ ही साथ इसका काम ये भी है कि उनके लिए बजट को मंजूरी भी प्रदान करता है। कौन करता है ये, जनरल असेंबली यानी कि महासभा। और नेक्स्ट बातें हैं कि नेक्स्ट इसका कार्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा करना इसका मुख्य कार्य ये भी है। और साथ ही साथ इसके बारे में सिफारिशों को तैयार करना भी इसका काम है। और सिवाय इसके कि जहां विवाद की स्थिति हो वहां पर इसका काम नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में सुरक्षा परिषद द्वारा चर्चा की जा रही है। जब विवाद की स्थिति आती है तब कौन काम करता है, तब सुरक्षा परिषद काम करती है, लेकिन उससे पहले कौन काम करता है, महासभा करता है। और नेक्स्ट है यह सुरक्षा परिषद, अन्य जो सुरक्षा परिषद है, अन्य सुरक्षा परिषद अन्य संयुक्त राष्ट्र के अंगों और एजेंसियों की रिपोर्ट पर विचार करने का काम करती है। कौन, सुरक्षा परिषद करती है। आगे मैं सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि फिर से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन आप सिर्फ अभी जनरल असेंबली के बारे में आप देख लीजिए। देखो, अगर मेंस में रिटर्न करना है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रख लेना है बस। 2 पॉइंट याद रख लेना है बस। दूसरी चीजें हैं कि यह क्या काम करता है, विश्व के विभिन्न देशों के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करने का कार्य करते हैं। क्लियर दोस्तों। अब मैंने आपको महासभा यानी जनरल असेंबली के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से मैं कहूँगा एक चीज़ें और भी कि आप लोग ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें, ताकि हमें पता चल पाए, यानी कि मुझे पता चल पाए कि हाँ कहाँ पर कमी रह जा रही है। ठीक है, आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जितनी भी आपकी प्रतिक्रिया है आप करिए। हमारा जो काम है मैं उसको सारे काम को ईमानदारी पूर्वक करूंगा। मैं आपसे इस बात के दावा करता हूं, इस बात के प्रॉमिस करता हूं कि आप तक मैं सारे वीडियो जितना भी मैंने आपसे कहा है वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास फुल करूंगा। ठीक है, लेकिन आप भी अपने काम में थोड़ी सी भी कंजूसी मत बरतिएगा। आप भी कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।